Hello, future doctors, and welcome to the third lecture of Ashtang Hriday Sutra Sthan third chapter ऋतुचर्या अध्याय। और आज के लेक्चर में हम जो हमारी रेस्ट 3 सीजन्स रह गए हैं उन्हें कवर करेंगे। वो कौन से हैं? सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद है वर्षा ऋतु और वर्षा के बाद है शरद ऋतु। ये 3 ऋतुओं को पढ़ेंगे और इसके अलावा ऋतु संधि को भी समझेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या को हम किससे रिलेट करते हैं? समर सीजन से, है ना। तो समर सीजन में आपको भी पता है क्या क्या होता है। जो पर्यावरण रहता है वो अधिक उष्ण रहता है ना। मतलब आपका जो आसपास का टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? एकदम गर्म रहता है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या होता है? जो जगत का स्नेहांश है, स्नेहांश मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट है ऑफ योर सराउंडिंग, उसको भी सूर्य की गर्मी जो होती है वो पूर्ण रूप से सुखा देती है। जो उष्णता है वो पूरे स्नेहांश को सुखाती है ना। इसके बाद श्लेष्मा जो है, मतलब जो कफ है वो कम होता जाता है धीरे धीरे। और इसके अलावा क्या होता है? वात दोष की वृद्धि देखने को मिलती है ना। वात दोष जो है वो बढ़ जाता है, तो वात की वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस काल में निषेध क्या है? क्या क्या सबसे पहले हमें बताया गया कि क्या क्या हमें नहीं करना है। तो निषेध क्या क्या बोला गया है? आपको कौन से रस नहीं लेने हैं? तो ऐसे रस आप नहीं लेंगे ना जो वात को बढ़ाएगा। तो आपको लवण, कटु और तिक और अम्ल, ये 3 जो रस होते हैं ना, ये ऑलरेडी उष्णता भी बढ़ाते हैं शरीर में। तो आप सब फैक्टर्स देख के इन 3 रसों का सेवन, इन रसों का जो सेवन है वो क्या है? निषेध है। ठीक है ना, हम निषेध वाले पॉइंट्स देख रहे हैं। इसके बाद और क्या क्या है? व्यायाम। अब आप इस सीजन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी, और ऊपर से आप अपने शरीर में और गर्मी ला रहे हैं, तो व्यायाम जो है वो निषेध है। और धूप का सेवन, इतनी तीव्र धूप, हीट स्ट्रोक, अभी सीजन आपने अगर देखा होगा तो हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया, तो इसलिए धूप का सेवन जो है वो मना किया हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो निषेध बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में आहार कैसा है वो देखते हैं कि हमें किस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए। तो जो आहार है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? वो लघु गुणात्मक होना चाहिए, मतलब लाइट टू डाइजेस्ट। क्योंकि अगर हैवी डाइजेशन वाला फूड लेंगे तो ऑलरेडी बाहर इतनी गर्मी है तो और प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में। तो इजी टू डाइजेस्ट आपको फूड लेना है। ठीक है ना। और क्योंकि जगत में स्नेहांश हमने देखा ना सूख जाता है, मॉइस्चर कंटेंट और स्निग्धता कम होती है, तो आपको कैसे स्निग्ध भोजन लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको शीतल पदार्थ जो थोड़े से आपके शरीर में ठंडक पहुंचाए, ऐसी चीजों को खाना है ना। और द्रव यानी लिक्विड ज्यादा लेना है। बहुत कॉमन सी चीजें हैं। आप अगर समर्स का किसी से रूटीन पूछेंगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि थोड़ा सा ट्राई कि आप ज्यादा कोल्ड फूड खाएं। कोल्ड मतलब फ्रिज से निकाला हुआ नहीं, जिसकी पोटेंसी मतलब जो गुण हो वो शीतल हो, और द्रव हो यानी मोर लिक्विड कंटेंट आपको अपने फूड में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि भोजनोत्तर क्रम क्या है, यानी भोजन करने के पश्चात क्या क्या करना है ना। तो भोजनोत्तर क्रम क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है? शीतल जल से स्नान करना है। सबसे पहले क्या करना है? शीतल जल से स्नान करना है। और उसके बाद क्या करना है? तो आपको सत्तू में शक्कर मिला के खानी है। ठीक है, सत्तू क्या होता है आप में से कईयों को पता होगा, चने से ही बनता है। ठीक है, तो सत्तू जो है वो बहुत ठंडक देता है शरीर को, शरीर के लिए बहुत, कह सकते हैं गर्मियों में बहुत लाभकारी होता है। तो सत्तू में शक्कर मिलाकर खाने को बोला है। गांव में आप में से कईयों के यहाँ सत्तू उपयोग में होता होगा। और हमें जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ी कैसी बेसिक सी बात है, बट जो बेसिक है वही एक्चुअली में फैक्ट है। तो सत्तू में शक्कर मिला के खाएं, इससे आपके जो शरीर को ठंडक प्राप्त होगी। ठीक है, ये हो गया भोजन के उत्तर, यानी भोजन के बाद क्या करना है। इसके बाद है कि ग्रीष्म ऋतु में मद्य के विषय में क्या बताया गया है कि मद्य का सेवन करना चाहिए या नहीं, इस विषय में क्या बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में आपको मद्यपान नहीं करनी है, क्योंकि मद्य उष्ण होती है। तो मद्यपान नहीं करना है, या फिर अल्प मात्रा में करना है, अन्यथा बहुत पानी मिलाकर उपयोग में लेना है ताकि उसकी उष्णता कम हो, है। तो या मोस्टली तो आपको पीना ही नहीं है मद्य ग्रीष्म ऋतु में, बट अगर आप पी रहे हैं तो अल्प मात्रा में या बहुत पानी मिलाकर ही मद्य सेवन करना है। अब मान लीजिए कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके विपरीत अगर आप काम कर रहे हैं, विपरीत
सेवन से उसको हानि भी होगी, नुकसान भी होगा। तो क्या-क्या नुकसान होगा वो देखते हैं। तो अगर आप निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं, आप मद्यपान ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या-क्या बीमारियाँ होंगी? तो सबसे पहले होगा आपको शोष, ठीक है? मुख शोष, शोष यानी क्या? ड्राइनेस, ठीक है? और क्या होगा? अंगों में शिथिलता, मतलब एक वीकनेस, एक ऐसा लाइटनेस लगेगी। शिथिलता मतलब एक स्लैकीनेस लगेगा, ठीक है? इसके अलावा क्या है? दाह, जब आप उष्ण चीज ग्रहण करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन तो होगा ही। तो आपको क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन, ठीक है? इसके अलावा क्या होगा? मोह, स्ट्यूपर, कंफ्यूजन। तो ये सब बीमारियां अगर आप नियमों को पालन में नहीं लेते हैं तो आपको हो सकती हैं, ठीक है? इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में मांस रस सेवन से रिलेटेड नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार का मांस रस आपको ग्रहण करना है। तो आपको चंद्रमा एवं कुंद नामक, मतलब चंद्रमा और कुंद नाम के शाली चावल हैं, सफेद एकदम, है ना? सफेद शाली चावल कैसे लेने हैं? जांगल प्राणियों के मांस रस के साथ सेवन करना है, ठीक है? उनका सेवन आपको जंगल प्राणियों के मांस रस के साथ करना है। ये हो गया आपका मांस रस संबंधित, क्या, ठीक है? इसके बाद क्या बताया गया है? अब ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थ कौन से ग्रहण करनी है उस विषय में बताया गया है। तो पेय पदार्थ कौन से बताएंगे? पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य, है ना? तो किन किन चीजों को आपको पीना है ताकि आपके शरीर में ठंडक बनी रहे? तो वो पीने योग्य कौन से पदार्थ हैं? तो क्या क्या बताया है, ठीक है? ऐसा मांस रस पीना है आपको जो अधिक गाढ़ा ना हो, ठीक है? इसके अलावा क्या क्या पीना है? रसाला, राग, शाड, पानक, नए मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ क्या पीना है आपको? पंचसार, ठीक है? इसके अलावा इन सब को, जितना भी हमने ऊपर वर्णन किया, इन्हें पीना कैसे? केले और नारियल के पत्तों और फलों के साथ या दाडिम के साथ यानी अनार, उसको उसके साथ मिलाकर इसको सेवन करना है, ठीक है? ऐसे जल का सेवन करना है जो कैसा हो? पाटला पुष्पों से, कपूर से सुगंधित हो और शीतल हो। तो शीतल जल लेना है जो कि क्या हो? कपूर से सुगंधित हो, ठीक है? तो ये जो पेय पदार्थ है इनका आपको सेवन करना है, ठीक है? अब इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में रात्रि भोजन से संबंधित नियम बताया गया है कि आपका रात्रि भोजन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो शशांक किरण नामक भक्ष्य पदार्थ है, इन पदार्थों का सेवन किसके साथ करना है आपको? शर्करा युक्त भैंस का दूध, है ना? भैंस के दूध के साथ सेवन करना है, यह रात्रि भोजन के लिए नियम बताया गया, ठीक है? इसके बाद शयन स्थान के विषय में क्या बोला है? तो शयन स्थान जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना हो, जिस वजह से वो स्थान कैसा हो? शीतल हो, है ना? वहां ऐसे बहुत सारे ऊंचे
शाल और ताल हो, ठीक है, वृक्ष हो जिनसे सूर्य का प्रकाश जो है वो रुक गया हो। इसके अलावा द्राक्षा यानी जो ग्रेप वाइन्स है उससे वो ढका हो चारों ओर से, तो जो सूर्य का संताप है यानी जो सूर्य की किरणें हैं, गर्मी है, वो वहां तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे स्थानों पे आपको क्या करना है, मध्याह्न में शयन करना है, मतलब आफ्टरनून स्लीप। आपको आफ्टरनून का टाइम ऐसे स्थान पे स्पेंड करना है जो कैसा हो, ऐसे मतलब ऐसी जगह हो जहाँ बहुत सारे ऊंचे शाल या ताल हो, वृक्ष हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद कक्ष के विषय में क्या बताया गया कि जो आप कक्ष जहाँ आप रह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो सुगंधित हो, शीतल हो, ऐसे सिंचित किया हो, ठीक है, सुगंधित एवं शीतल, जल से सींचा गया हो ताकि वहां ठंडक हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ग्रीष्म ऋतुचर्या की चर्चा कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह सब चीजें कैसी सेवन में लेनी है, ठंडी। उस सुगंधित एवं शीतल जल से जिसे सींचा गया हो, ठीक है, और वहां पे आम के कोमल पत्रों से या फलों से, गुच्छों से चारों ओर से उसे कवर कर रखा हो, तो ऐसे में भी आपको क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न काल को व्यतीत करना है, मध्याह्न काल यानी आफ्टरनून, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि ऐसी जगह पे रहना है जहाँ शीतलता हो, ठीक है, जहाँ पे कमल के फूल खिले हो, बहुत सारी चीजें हैं। बट इतना बेसिक या डीप में नहीं जाना है आपको, इतना आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसा बताया गया कि मध्याह्न काल कहाँ कहाँ व्यतीत करना है, ठीक है। इसके बाद में रात्रि के लिए जो शयन स्थान बताया गया है वो कैसा बताया है, चंद्रमा की किरणों से व्याप्त ऊंचे महलों की छतों पर। तो रात्रि निद्रा के लिए क्या बताया है, ऊंचे महलों की छतों पर, ठीक है, किसके नीचे, चंद्रमा की चांदनी के नीचे। कई बार आपकी अष्टांग हृदय थोड़ी सी ड्रीमी इमेजिनरी हो सकती है, बेयर विद इट, ओके। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतुचर्या में इतना ही था जो इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में क्लम नाशक उपाय बताए गए हैं कि कैसे किसी जो व्यक्ति गर्मी से जूझ रहा है तो उसको आप कैसे मतलब ट्रीट करेंगे, मतलब उसका जो थकान है, क्लम है, वो कैसे दूर करेंगे। तो इस विषय में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर किसी को गर्मी है तो उसके शरीर पर क्या करेंगे, चंदन का लेप करेंगे। चंदन जो होता है वो ठंडा होता है ना, तो चंदन का लेप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, उसको पतले और हल्के वस्त्र पहनाएंगे ताकि उससे गर्मी ना लगे, और उसे हवा दी जाएगी। तो ऐसी सब बातें लिखी है, क्लम नाशक है, आप खुद एक बार उसे पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना ही है ऑफ कोर्स लेक्चर्स के बाद। तो इतना जो इंपॉर्टेंट ऋतुचर्या जो हमें बेसिक बेसिक बताई गई थी वो हमें इतनी पढ़नी है कि हमें आहार क्या बताया है, विहार क्या बताया गया है, निषेध क्या क्या है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा ऋतुचर्या के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि आदान काल था, तो आदान काल में क्या, ग्रीष्म ऋतु आते आते जो मनुष्य का बल था वो क्या, एकदम हीन बल हो जाता है, ठीक है, सब एकदम कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो जाठर अग्नि होती है वो भी कैसी होती है, जाठर अग्नि भी एकदम ही मंद हो जाती है। तत्पश्चात जब ये वर्षा ऋतु आती है ना, तब यही जाठर अग्नि और मंद हो जाती है। वर्षा ऋतु में भी जो मनुष्य का बल है वो हीन रहता है, और इस ऋतु में भी जो जाठर अग्नि है वो प्रभाव से कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, तो इसका कारण कुछ कुछ ये बताया गया है। तो जो कारण है ये है कि जो वात दोष है, सबसे पहले तो वात दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है वर्षा ऋतु में। वात आदि जो दोष है वो कैसे हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं। इसके अलावा जो जल है, जल कैसा हो जाता है, जल अम्लपाकी हो जाता है, ठीक है, अम्लपाक हो जाता है उसका, वो मलिन हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी भी कैसी हो जाती है, उष्ण, वो भाप के कारण जो है पृथ्वी उष्ण हो जाती है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, काल स्वभाव से भी जो जाठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है। अब इस मंद जाठराग्नि के अनुसार ही हमें जो है उपाय करने होते हैं। तो वो क्या क्या है, वर्षा ऋतु के लिए आहार क्या बताया गया है, ठीक है, किस प्रकार का आहार सेवन करने को आदेश दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, विरेचन आदि से शुद्ध करना है, ठीक है। विरेचन आदि मतलब पंचकर्मों का वर्णन किया गया है, तो पहले व्यक्ति को विरेचन आदि से शुद्ध करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको अस्थापन बस्ती देनी है, ठीक है, अस्थापन बस्ती देनी है। उसके बाद आपको खान पान के लिए क्या क्या उपयोग में लेना है, तो आपको लेना है जंगल पुराने चावलों के साथ, पुराने चावल के साथ
जंगल प्राणियों का मांस रस, और इसके अलावा हरिण आदि का मांस। ठीक है, ये आपको उपयोग में लेना है। तब ये हो गया आपके लिए आहार। ठीक है, इसके अलावा पेय पदार्थ कौन से हैं जो आपको वर्षा ऋतु में उपयोग में लेने हैं? तो उसमें सबसे पहले है अरिष्ट। ठीक है, जो कैसे हो, पुराने हो, नए ना हो। ठीक है, उसके अलावा क्या उपयोग में लेना है? मस्तु। ठीक है, किसके साथ मिलाकर? सौरवांचल लवण के साथ। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा क्या क्या ले सकते हैं? पंचकोल, चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आकाशीय जल को और कूप जल को उबाल के उपयोग में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन दिनों में जब जो दोष है वो ज्यादा प्रकोपित है और ज्यादा वर्षा का प्रभाव है, तो उन दिनों में आपको क्या करना है? अम्ल और लवण पदार्थ देने हैं। कैसे? अम्ल और लवण पदार्थ देने हैं जो कैसे हो? जिनमें स्नेह पर्याप्त मात्रा में हो, मात्रावत हो। ठीक है, और जो भली प्रकार से कैसे हो? शुष्क हो, यानी पके हुए हो, और जिनमें मधु मिश्रित हो, एवं कैसे हो? लघु हो। ठीक है, ये सब जो है वर्षा ऋतु के लिए आदेश किया गया है। अब इसके बाद में है कि अन्य निर्देश क्या क्या किए गए हैं। तो अन्य निर्देश में आप देखेंगे, अन्य निर्देश क्या किया गया है? बहुत ही आम सी बातें हैं कि इसमें आपको क्या करना है? पैदल ना चलें, क्योंकि वर्षा ऋतु है, कीड़े भी रहेंगे। तो ऐसे ही अंदाजा लगा के दिया हुआ है कि पैदल नहीं चलना है। ठीक है, सुगंधित द्रव्य धारण करने हैं, सुगंधित द्रव्य धारण करने हैं। इसके अलावा आपको निरंतर धूपित वस्त्र ही धारण करने हैं। ठीक है, ये ताकि जो वर्षा ऋतु के प्रभाव से जो एक गंध आती है वो ना आए, तो धूपित वस्त्रों को धारण करें। ठीक है, इसके अलावा और क्या आदेश है? ऐसी जगह पे आपको निवास करना है जो शीत और किससे? अंबु कणों से, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना, तो अंबु कणों से मुक्त स्थान पर निवास करें। ठीक है, ये जो है आपको क्या बताया गया? एक तरीके से अन्य निर्देश में बताया गया है कि किस प्रकार आपको क्या क्या फॉलो करना है। अब इसके बाद देखते हैं कि वर्षा ऋतु में निषेध क्या क्या है, मतलब क्या क्या जो है आपको मना किया गया है करने को। तो निषेध विषयों में सबसे पहले क्या है? नदियों का जल सेवन। ठीक है, तो आपको नदियों का जल नहीं पीना है। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है? उदमंत सेवन नहीं करना है। उदमंत क्या होता है? पैडी पाउडर मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, तो उदमंत का सेवन नहीं करना है। और ये होता क्या है? पैडी पाउडर विथ वाटर। ठीक है, इसके अलावा दिवा स्वप्न, दिन में सोना, निषेध है। ठीक है, और क्या क्या? आयास यानी कि एक्सर्शन, थकान, ओवर काम नहीं करना है। ठीक है, एक्सर्शन। और आतप सेवन, आतप सेवन यानी क्या होता है? धूप, धूप का भी सेवन नहीं करना है। कौन से? सूर्य की किरणों वाली धूप है ना, तो उस धूप का सेवन नहीं करना है। तो ये सब चीजें जो है आपको निषेध बताई गई हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि शरद ऋतुचर्या में क्या क्या बताई गई है। यहाँ पे आपकी वर्षा की ऋतुचर्या जो है वो समाप्त होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शरद ऋतुचर्या में क्या बताया गया है कि सूर्य के प्रभाव से, अब शरद यानी इस टाइम पे भी गर्मी बहुत रहती है ना, तो सूर्य के प्रभाव से क्या होता है कि शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि शरद ऋतु में सूर्य के प्रभाव से पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? इसके उपचार में आपको क्या करना है? कुष्ठ चिकित्सा, यानी पित्त दोष के बढ़ने से जो कुष्ठ रोग होते हैं, तो आपको क्या करना है? कुष्ठ
चिकित्सोक्त यानी कुष्ठ चिकित्सा के लिए जो घृत यूज होता है ना, ऐसा तिक्त घृत, इसका उपयोग करना है। इसके अलावा क्या करना है, विरेचन करना है। विरेचन जो है वो क्या है, पित्त दोष की चिकित्सा बताई गई है, तो विरेचन करना है। और रक्त मोक्षण करना है, जो अगेन क्या है, पित्त दोष की ही चिकित्सा है। तो आपको क्या क्या बताया गया है, रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है, कुष्ठ चिकित्सा के लिए जो उपयोग में होता है वो तिक्त घृत जो है वो उपयोग में लेना है। ठीक है। अब शरद ऋतु में किस प्रकार का आहार सेवन बोला गया है वो देखते हैं। ठीक है। तो आपको आहार लेना कब है, सबसे पहले उसमें ये विशेष रूप से बताया गया है कि भूख लगने पर ही आहार सेवन करना है, बिना भूख पे आहार नहीं लेना है। तो भूख लगने पर किस प्रकार का आहार लेना है, तो तिक्त, मधुर और कषाय रस युक्त आपको आहार लेना है। ठीक है। इसके अलावा आपका आहार कैसा होना चाहिए, लघु भोजन होना चाहिए। अब इसके उदाहरण क्या क्या दिए हुए हैं लघु भोजन के, तो आपको शाली चावल, मूंग दाल, शक्कर, आंवला, पटोल, मधु और जंगल प्राणियों का मांस। इन सबका आपको भूख लगने पर ही सेवन करना है। ठीक है। ये हो गया आपका शरद ऋतु में आहार किस प्रकार का आपको सेवन करना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि वर्जनीय क्या है, यानी क्या क्या निषेध बताया गया है। ठीक है। तो क्या क्या निषेध है, क्षार और तुषार, यानी मिस्ट वाटर, वाटर ड्रॉप्स, वाटर वेपर्स। ठीक है। इनका इनका तृप्ति पूर्वक दही, तेल, धूप, तीक्ष्ण मद, दिवा स्वप्न और पूर्व दिशा में आने वाली हवा, इनका सेवन नहीं करना है। ठीक है। तो इनका तृप्ति पूर्वक सेवन नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा किसका और सेवन नहीं करना है, क्या क्या निषेध है, तो दही, तेल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मद्य, दिवा स्वप्न और पूर्व दिशा से आने वाली हवा, इनका आपको क्या करना है, सेवन नहीं करना है, निषेध है इनका सेवन। ठीक है। अब इसके बाद हंसोदक देखते हैं, जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिकली वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि हंसोदक किसे कहा गया है। तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसा जल या ऐसे स्थानों पर भरा हुआ जल जो दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो, यानी दिन भर उसको सूर्य की किरणों का प्रभाव मिला हो। ठीक है। जो दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी के कारण कैसा हुआ हो, शीतल हुआ हो। ठीक है। यानी दिन के प्रभाव से वो संतप्त हुआ और उसके बाद रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उसको शीतल कर दिया गया है। उसके अलावा अगस्त जो तारा होता है ना, अगस्त्य, अगस्त्योदय, यानी अगस्त्य तारा के उदय होने से जो कैसा हो गया है, निर्विष हो गया है। निर्विष मतलब कि नॉन टॉक्सिक, मतलब एकदम प्योर हो चुका है, ऐसा वाटर, नॉन टॉक्सिक। ओके। ऐसा नॉन टॉक्सिक वाटर जो कैसा है, एकदम निर्मल है, शुचि यानी साफ है, निर्मल है। ठीक है ना। त्रिदोष हर है, मतलब जो तीनों दोष है ना शरीर के, उनको हर लेता है अगर वो बढ़े हुए हैं तो, त्रिदोष हर है। ऐसे जल को क्या बोला गया है, हंसोदक बोला गया है। और ये किसके समान बताया गया है, अमृत समान बताया गया है। ठीक है ना। मतलब सेवन करने के लिए या स्नान करने के लिए अमृत सेवन समान बताया गया है इसको। ठीक है। तो ये ऐसे जल को क्या बोला गया है, हंसोदक बोला गया है। चलिए, अब ये जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से, जो कि 5 मार्क के लिए आपको सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो क्या होता है ऋतु संधि, मतलब क्या होता है, देखिए, जो आपकी वर्तमान की जो भी ऋतु चल रही है उसका जो अंतिम सप्ताह होता है, ठीक है, यानी जो लास्ट के 7 डेज होंगे और करंट सीजन वो, और जो आपकी अगली ऋतु है, जो वर्तमान ऋतु के बाद जो भी ऋतु आएगी, उस अगली ऋतु का जो प्रथम सप्ताह होता है, इसे क्या बोला जाता है, ऋतु संधि काल बोला जाता है। ये जो 14 डे का पीरियड होता है ना, इसको बोला जाता है ऋतु संधि काल।
अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो आपकी वर्तमान ऋतु के जो भी ऋतुचर्या आप फॉलो कर रहे होते हैं, वो धीरे-धीरे करके छोड़नी होती है और अगली जो ऋतु आने वाली है, उसकी ऋतुचर्या आपको धीरे-धीरे एक्सेप्ट करनी होती है। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कोई एक डिफरेंट ऋतुचर्या फॉलो कर रहे होते हैं और कोई डिफरेंट शुरू कर देते हैं, तो उससे आपको असात्मज विकार हो जाते हैं। व्हाट इज असात्मज? असात्मज मतलब आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है ना? आपकी बॉडी किसी और चीज के लिए हैबिचुअल होती है और आप इसे ऑल ऑफ अ सडन एक डिफरेंट रूटीन दे देते हैं। तो जो नॉन हैबिचुअल होने की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा गया है असात्मज विकार। तो ये विकार ना हो, इस वजह से क्या है, ये जो ऋतु संधि काल है, इसमें आपको धीरे धीरे करके एक हैबिट छोड़नी है और उसी के साथ धीरे धीरे करके एक नई हैबिट पकड़नी है। ठीक है, या जो नई ऋतुचर्या है उसको फॉलो करना है। इसे ऋतु संधि काल कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका काम है, आपको मोर इम्पोर्टेंटली जाके सबसे पहले बुक से इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसे जाके अच्छे से पढ़ें और अगर कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।